हाय एवरीवन, आज का हमारा पहला सेंटेंस है स्टे ट्यून्ड। स्टे ट्यून्ड एक इंग्लिश इडियम होता है जो आपने बहुत जगह पे सुना होगा। टीवी देखते हुए, न्यूज़ देखते हुए, म्यूज़िक सुनते हुए, एफएम पे रेडियो जॉकी को आपने बोलते हुए सुना होगा स्टे ट्यून्ड। इसका मतलब होता है बने रहे। मतलब जो आप देख रहे हैं उसे कंटिन्यू आप देखते रहें, जो सुन रहे हैं उसे कंटिन्यूअसली सुनते रहें। कोई सडनली हमारे पीछे आके खड़ा हो जाए या हमारा कोई फ्रेंड हमें सरप्राइज़ दे, सडनली आके हमें मिले और हम उसको देख के जब चौंक जाते हैं और बोलते हैं उसने मुझे चौंका दिया, ही स्टार्टल्ड मी, ही स्टार्टल्ड मी। स्टार्टल का मतलब होता है चौंका देना। You startled me. चलिए आइए देखते हैं इस एक वर्ड स्टार्टल को हम और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा जहाँ बहुत सारे पक्षी बैठ के दाना चुग रहे होते हैं और अचानक से कोई नॉइज़ आता है, चाहे वो किसी कार का हो या किसी व्यक्ति के पैरों का हो, भागने का हो। अचानक से उस शोर से सारे पक्षी उड़ जाते हैं चौंक के। तो यहाँ भी हम वर्ड स्टार्टल को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि कार के शोर ने पक्षियों को चौंका दिया। सपोज कार एकदम से अचानक से स्टार्ट हुई और कार के शोर से जितने बैठे पक्षी थे सारे चौंक गए और उड़ गए। The noise of car startled the birds. The noise of car startled the birds. नॉइस का मतलब होता है शोर। किसी व्यक्ति ने सपोज बहुत ऊंची पोस्ट से अपना इस्तीफा दे दिया हो, जिसको सब जानते हो। इस खबर ने सभी को चौंका दिया। This news startled everyone. This news startled everyone. हमारे जो वैज्ञानिक है आए दिन कुछ न कुछ ऐसी खोजें, ऐसी डिस्कवरीज करते रहते हैं जिससे हम सभी चौंक जाते हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ चौंकाने वाली खोजें की हैं। Scientists have made some startling discoveries. Scientists have made some startling discoveries. डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। मेरी पालतू बिल्ली मुझे सुबह से नहीं मिल रही है और मैं किसी और काम से अपने गैराज का दरवाज़ा खोलती हूँ और अपनी बिल्ली को वहाँ देखकर मैं चौंक जाती हूँ। I opened the garage door and was startled to find my cat there. I opened the garage door and was startled to find my cat there. आप बिल्कुल पीसफुली बैठ के अपना काम कर रहे हैं, अपने ही ध्यान में मस्त है और अचानक दरवाजे पे कोई आवाज़ आती है तो डेफिनेटली आप उससे चौंक जाएंगे। दरवाजे पर अचानक हुई आवाज़ ने उसे चौंका दिया। अ सडन साउंड एट द डोर स्टार्टल्ड हिम। अ सडन साउंड एट द डोर स्टार्टल्ड हिम। अचानक हुई आवाज़ को इंग्लिश में बोलेंगे सडन साउंड। नाउ इट्स योर टर्न टू मेक सेंटेंस विद द वर्ड स्टार्टल एंड राइट मी इन कमेंट बॉक्स। हकलाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टटर। वैसे इसे स्टैमर भी बोला जाता है। वो थोड़ा हकलाकर बोलती है। शी स्पीक्स विद अ लिटिल स्टटर। शी स्पीक्स विद अ लिटिल स्टटर। तो हमने देखा रुक रुक कर बोलने को इंग्लिश में हमने बोला स्टटर। तो जब हमारी गाड़ियों का जो इंजन होता है वो भी जब खराब हो रहा होता है वो तो कैसे रुक रुक के बंद हो जाता है, एक तरह की साउंड वो निकालता है, तो उसको भी इंग्लिश में बोलते हैं स्टटर। तो मतलब इंजन भी हकलाता है। तो इस तरह जब इंजन रुक रुक के बंद हो जाता है इस तरह की साउंड के साथ, तो हम बोलेंगे सडनली द इंजन स्टटर्ड एंड देन इट स्टॉप्ड कंप्लीटली। सडनली द इंजन स्टटर्ड एंड देन इट स्टॉप्ड कंप्लीटली। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज फ्लटर। फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना, फड़कना, फरफराना या लहराना। इन सब के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है फ्लटर। झंडा हवा में लहरा रहा है। फ्लैग इज फ्लटरिंग इन द विंड। फ्लैग इज फ्लटरिंग इन द विंड। फ्लैग का मतलब होता है झंडा और विंड का मतलब होता है हवा। कभी कभी हमें हमारी आंखों में कोई संवेदना फील होती है, ऐसा लगता है जैसे हमारी आंखें फड़क रही है। मेरी आंखें फड़क रही है। माई आईज आर फ्लटरिंग। माई आईज आर फ्लटरिंग। मेरे ठीक सामने एक सफेद पक्षी अपने पंख फड़फड़ा रहा है। अ वाइट बर्ड इज फ्लटरिंग इट्स विंग्स। अ वाइट बर्ड इज फ्लटरिंग इट्स विंग्स। बर्ड का मतलब होता है पक्षी, फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना और विंग का मतलब होता है पंख। बार बार किसी चीज पे जोर से मारना या जोर से खटखटाना या ऊंची आवाज पैदा करते हुए अनेक बार किसी चीज को कूटना या तड़ातड़ मारना, इन सभी के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं वर्ड पाउंड। उसने दरवाजा खटखटाया। अगर दरवाज़ा नॉर्मल तरीके से नॉर्मल साउंड के साथ खटखटाया जा रहा है तो नॉक भी बोल सकते हैं, पर किसी हॉट टॉक के बाद एक व्यक्ति रूम में अंदर है और एक बाहर है और दूसरा व्यक्ति दरवाजे पे बहुत आवाज़ के साथ उसे मार मार के बजा रहा है, तो वहाँ बोलेंगे हम पाउंड। ही पाउंडेड ऑन डोर। ही पाउंडेड ऑन डोर।
एक बहुत ही कॉमन सा एक्सप्रेशन होता है जब व्यक्ति अपने हाथों की मुट्ठी बना के टेबल पे मारता है। बहुत जगह आपने ऐसा देखा होगा। उसने मुट्ठियों से मेज बजाई। ही पाउंडेड हिज फिस्ट ऑन द टेबल। ही पाउंडेड हिज फिस्ट ऑन द टेबल। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। इसी तरह आपने किसी वाद विवाद में स्पीकर्स वक्ताओं को ऐसे टेबल पे मुट्ठियां बजाते हुए देखा होगा। पार्लियामेंट में देखा होगा जब लोग टेबल पे अपनी मुट्ठियां बजाते हैं। वक्ताओं ने मेज पर अपनी मुट्ठियां बजाई या वक्ताओं ने मुट्ठियों से मेज बजाई। Speakers pounded their fists on the table. Speakers pounded their fists on the table. सिमिलरली आपने जज को मेज पर हथौड़ा बजाते हुए बहुत बार मूवीज में देखा होगा, हो सकता है आपने रियल में भी देखा होगा। जज ने मेज पर हथौड़ा बजाया। जज पाउंडेड गेवल ऑन द टेबल। जज पाउंडेड गेवल ऑन द टेबल। गेवल एक लकड़ी का हथौड़ा होता है जिसे एक अधिकारी प्रयोग करता है कार्यवाही करते वक्त। वो उसे मारता है ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके और उन्हें कमांड दे सके। सूखे पत्ते या कागजों की जो सरसराहट की आवाज होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रसल। मैं झाड़ियों में सरसराहट सुन सकता हूँ, मतलब मुझे झाड़ियों के पीछे से कुछ पत्तों की आवाज आ रही है। आई कैन हियर रसलिंग इन द बुशेज। आई कैन हियर रसलिंग इन द बुशेज। बुशेज का मतलब होता है झाड़ियाँ। पास वाले रूम में जहाँ मेरे फादर बैठे हैं, मुझे वहाँ से सरसराहट की आवाज़ आती है और मैं बोलती हूँ कि शायद वो अखबार पढ़ रहे हैं। पेपर की सरसराहट की आवाज़ आ रही है। He is probably reading a newspaper. There is a sound of paper rustling. He is probably reading a newspaper. There is a sound of paper rustling. शायद को हम इंग्लिश में बोलते हैं probably. अपने जूतों की बेल्ट बांध लो। Buckle up your shoes. Buckle up your shoes. Buckle up का मतलब होता है बांधना। मैं अपनी सीट बेल्ट बांधना भूल गया। I forgot to buckle my seat belt. I forgot to buckle my seat belt. गर्ल्स का हमेशा एक डायलॉग होता है कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और जवाब में उनके घर वाले बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो कपड़ों का ढेर है। You have a heap of clothes. You have a heap of clothes. Heap का मतलब होता है चीज़ों का ढेर लगाना, अंबार लगाना। A heap of इसका मतलब होता है किसी चीज़ का ढेर। One more example, मेरे कार्यालय के सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है। There is a heap of garbage in front of my office. There is a heap of garbage in front of my office. Garbage का मतलब होता है कूड़ा। A heap of garbage का मतलब हुआ कूड़े का ढेर। शादियों में आपने लोगों को खाना खाते हुए देखा होगा। लोग अपनी प्लेटों में भोजन का ढेर लगा लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। People heaped food on their plates. People heaped food on their plates. माली जब बाग बगीचे का झाड़ू लगाते हैं तो वो कचरे की एक ढेरी बना देते हैं जिसमें बहुत सारे सूखे पत्ते भी होते हैं। माली ने सूखे पत्तों का ढेर लगा दिया है। द गार्डनर हैज हीप्ड ड्राई लीव्स। द गार्डनर हैज हीप्ड ड्राई लीव्स। लगा दिया है तो यहाँ पे हम हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे हैज हीप्ड। लास्ट वीक आई विजिटेड वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड यू नो वॉट, उसके घर पे बहुत सारी गायें हैं और जब मैं वहाँ गई तो वो गाय का दूध दूह रही थी। गाय के दूध को दूहने को बोलते हैं मिल्किंग अ काऊ। शी वॉज मिल्किंग अ काऊ। शी वॉज मिल्किंग अ काऊ। मिल्किंग का मीनिंग होता है टू ड्रॉ मिल्क फ्रॉम अ काऊ, गॉट एटसेट्रा। कुछ लोगों की चीज़ें हमेशा इधर और उधर पड़ी रहती हैं इन वेरी डिसऑर्डर मैनर, अव्यवस्थित रूप से, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइंग अराउंड। क्या किसी ने मेरी चाबियाँ इधर उधर पड़ी देखी हैं? हैज़ एनीवन सीन माई कीज लाइंग अराउंड? हैज़ एनीवन सीन माई कीज लाइंग अराउंड? चाबी को इंग्लिश में बोलते हैं की। कुछ लोगों के कपड़े हमेशा इधर और उधर पड़े रहते हैं। आप किसी भी रूम में पहुंच जाओ, वहाँ पे कपड़े आपको इधर उधर पड़े हुए मिल जाएंगे। उसके घर में हमेशा ढेर सारे कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं। He always has a lot of clothes lying around in his house. He always has a lot of clothes lying around in his house. A lot of का मतलब होता है बहुत सारे, clothes का मतलब होता है कपड़े, always का मतलब होता है हमेशा। किसी की प्रशंसा करते हुए उसकी पीठ थपथपाना को इंग्लिश में बोलते हैं पैट ऑन द बैक। मेरे बॉस ने मेरी पीठ थपथपाई, मतलब मैंने ऐसा कोई काम किया जिससे मेरे बॉस ने मेरी प्रशंसा करते हुए मेरी पीठ थपथपाई। आई गॉट अ पैट ऑन द बैक फ्रॉम माई बॉस। आई गॉट अ पैट ऑन द बैक फ्रॉम माई बॉस। बच्चे को जो थपकी देकर सुलाया जाता है, प्यार से जो उनको हम धीरे धीरे थपकी देते हैं, उसको भी बोलते हैं पैट। पैट द बेबी टू स्लीप। पैट द बेबी टू स्लीप।
बच्चे को थपकी दे के सुला दो। So now I'm putting full stop here. I hope this video will be helpful for you. Stay connected. Subscribe my channel for getting more videos. Thank you so much.